तो भाई ये वीडियो जो मैं करने जा रहा हूँ मुझे भी पता नहीं कि कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने कंप्लीट पूरा कर दिया, 10 के 10 पूरे चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, 10 के 10 चैप्टर मैंने आपको सभी चीजें बता दी, तो भाई इस वीडियो पे एक लाइक, एक कमेंट एंड वीडियो को शेयर बनता है, जिससे क्या होगा कि एनालिटिकल में मैं जब चेक करूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हर हर अलग अलग चैप्टर के मैं ट्रिक वीडियो, जैसे मैंने पिछले साल कैसे लर्न करना है, उसके अंदर शॉर्टकट्स क्या है, उसको 10-15 मिनट में कैसे चैप्टर को कंप्लीट करना है, ये सभी सेपरेट सेपरेट वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए आप कर सकते हो और आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा चैप्टर अगर मैंने कंप्लीट किया तो पूरे चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या किस तरह से, कितने पॉइंट्स, कितनी चीजें इसके अंदर रखना है, वो सभी चीजें पूरे 10 के 10 चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट करने का मेरा टारगेट है। और अगर कर दिया तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, अगर नहीं किया तो भाई मत करना, ठीक है। चलो, सबसे पहला ग्रेविटेशन के अंदर भाई ज्यादा कुछ भी, पहला इस पेज पे कुछ नहीं पढ़ना है। देन दूसरे पे बस आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन याद रखना है, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर, एकदम सिंपल सा है। देन केपलर लॉ में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ये आपको याद करना है। देन इसके बहुत लोगों को ये थर्ड लॉ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यार, बस सिंपल सा ही है। देखो थर्ड लॉ कैसे, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, टी स्क्वायर, मैंने बोला कि हर चैप्टर का मैंने नीचे वीडियो भी दे दूंगा, मैंने सेपरेट ट्रिक वीडियो बनाया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको दिखेगा कि मैंने हर का बनाया हुआ है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक में कितना कितना पढ़ना और क्या क्या टॉपिक हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी मतलब टाइम पीरियड होता है, आर मतलब मेन डिस्टेंस होता है, तो स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम दी सन। बस इतना ही याद रखना है, इतना ही। टी मतलब टाइम पीरियड, आर मतलब मीन डिस्टेंस, तो ये कैसे स्टेटमेंट बनेगा, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम दी सन। बस इतना, और मैंने बताया भी है, जाके देखो ट्री वीडियो नीचे ग्रेविटेशन का है। देन इसके बाद इसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो अब इसके अंदर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या करना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अंदर मैं बात करूं तो बस आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस ये वाला रिलेशन याद रखना है यार, ये वाला, ये जो रिलेशन था ना, ये वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बस ये वाला, ये आप याद कर लो, ये वाला याद करो और इसी को देख के इसका स्टेटमेंट बना दो। बस इतना ही इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ नहीं है, जो भरा हुआ है इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कभी कभी एग्जाम में जो जी है उसका यूनिट आ जाता है, ये वाला जी वाला, ये कहा गया, हाँ ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वाला आ जाता है, और जी का कभी कभी वैल्यू पूछ लेता है, तो ये इतना पढ़ लो। देन इसके बाद मैं बात करूं, यहां कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं आगे की बात करूं तो ये वाला जो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन का डेरिवेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार पूछा जाता है, तो ये डेरिवेशन कर लो, ये मैंने बताया कैसे करना है। देन वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, इसके अंदर टोटल 3 है, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, दूसरा अगर मैं बात करूं चेंज विद द हाइट, एंड तीसरा चेंज विद द डेप्थ। तीनों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक वीडियो में बताया, ये तीनों, और इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, जो इतना भरा हुआ है इतना भर भर के नहीं लिखना है, उसमें सर ने बताया, जो वीडियो जाके नीचे देख लो उसको बस उसी तरह से पढ़ना है। देन मास और वेट में मास का डेफिनेशन, मास का यूनिट, एंड मास आप सभी को पता है कि मास की वैल्यू क्या होती है, हर जगह सेम होती है, बस इतना ही पॉइंट। ओके, और चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, हाइयर द मास हाइयर इज द इनर्शिया। बस ये 4 पॉइंट, पहला डेफिनेशन, दूसरा यूनिट, तीसरा आप ये लिखो कि कौन सी क्वांटिटी, चलो लिख सकते हैं, फिर हर जगह क्या होता है, सेम होता है, इसके बाद हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया, बस। देन इसका वेट का सेम, वेट का डेफिनेशन, वेट का यूनिट, ओके, वेट का डेफिनेशन, वेट का यूनिट, और वेट आप सभी को पता है कि प्लैनेट टू प्लैनेट वेट का जो वेट क्या होता है, चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये चाहिए तो बस ये आप फॉर्मूला लिख दोगे, उसमें समझ में आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ जी हर जगह क्या होता है, चेंज होता रहता है, इसलिए डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। चले आगे थोड़ा फटाफट, क्योंकि कम टाइम में मुझे कंप्लीट करवाना है। देन अगर मैं फ्री फॉल की बात करूं तो फ्री फॉल में प्रदीप सर ने 4 पॉइंट लिखवाया हुआ है नीचे, तो फ्री फॉल इतना नहीं पढ़ना है इतना जो भरा हुआ है, डर जाते बच्चे देख के बुक। 4 पॉइंट बस, ओनली 4 पॉइंट, फ्री फॉल का डेफिनेशन, उसके बाद फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मोशन होता है ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, 0 होती है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, 0 होती है, ध्यान से सुनना। देन इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे हम मतलब कि अगर हमें फ्री फॉल करवाना है तो फ्री फॉल बस किसमें पॉसिबल है, ग्रेविटेशन में। ओके, ग्रेविटेशन में, और अगर ट्रू फ्री फॉल करवाना है तो वैक्यूम में पॉसिबल है। ट्रू फ्री फॉल बस कहां होगा, वैक्यूम में।
अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम डाल रहे हैं तो उसका जो मतलब कि वो उसको अपोज कौन करता है, अपोज कौन करता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स कहां से जनरेट होती है? फ्रिक्शनल फोर्स आप सभी को पता है कि जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स हो गए, बीच में बहुत सारे मतलब एयर पार्टिकल्स हो गए, फिर इसके बाद डस्ट हो गए, ये सभी के कारण या तो ग्रेविटी के कारण, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है ना वो अपोज हो जाता है। ओके, तो ये सभी 3-4 पॉइंट है जिसको आपको याद करना है, ये मैंने ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है। अब इसके बाद मैं बात करूं आगे की, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी आपको याद रखना है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमारा एस्केप वेलोसिटी है। मतलब एस्केप वेलोसिटी मतलब सिंपल सी बात है यार, एस्केप वेलोसिटी ऐसा कोई वेलोसिटी जिसके कारण क्या, ऐसी वेलोसिटी जिसके कारण जो सैटेलाइट को हम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या करें, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल सके, बाहर निकाल सकते हो। ये जो वेलोसिटी हम सैटेलाइट को प्रोवाइड करते हैं वही हमारी एस्केप वेलोसिटी होती। इसके बारे में मैंने सिंपल सा डेफिनेशन बनाया हुआ है, इतना जो लिखा है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ओके, तो इस तरह से अगर आप करोगे, बस इतना पढ़ के रखोगे तो आपकी पूरी चीज कंप्लीट हो जाएगी। किसका? फर्स्ट चैप्टर का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर में देखो, मैं चैप्टर देख के बता देता हूँ। इसमें डोबेराइनर का लॉ, देन इसके बाद उसके आप चाहिए तो मैरिट्स, मैरिट्स ने इसको डीमेरिट्स से याद रखो। देन इसके बाद न्यूलैंड का लॉ, न्यूलैंड के लॉ के साथ ही उसके मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। ओके, देन इसके बाद मैंडलीव का लॉ, फिर मैंडलीव का मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। देन इसके बाद हमारा जो लास्ट में हेनरी मोजले, जो हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हमारा पूरा टेबल के बारे में, पूरा टेबल मैंने टेबल के बारे में पूरा बताया हुआ, डिटेल में पूरा A to Z बताया हुआ, तो टेबल के बारे में पूरा डिटेल में आपको पता रहना चाहिए। देन इसके मॉडर्न पीरियडिक टेबल का लॉ, ओके, एंड उसके सभी मैरिट्स, ये सभी आपको याद होना चाहिए, पूरे मैरिट्स याद होने चाहिए। ओके, इसके बारे में वीडियो मैंने बनाया हुआ तो आप देख सकते हो। इसके अंदर बस इतना ही पढ़ना है, इतना सब दिया हो कुछ नहीं है यार। अब नीचे वीडियो में डालता हूँ, वो देखो जाके। हाँ, इसके बाद हाँ, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसके अंदर इतना दिया हुआ है ना। मैंने अगले साल के बच्चों को बस ये देख के 6 पॉइंट उनके बना दिए थे, ये वाले, ये 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 वाले को देख के हमने 6 पॉइंट बनाया, 1 2 3 4 5 6, इसी से 6 पॉइंट बना दिया था। मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमारा आता है, तो बस इसी को इसी तरह पढ़ना है। देन इसके बाद आगे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो समझ में आया इसके अंदर क्या, मैंडलीव का लॉ। ओके, मैंडलीव का लॉ आपको याद रखना है। सबसे पहले डोबेराइनर का अपने लॉ याद रखा। देन इसके बाद उसके डीमेरिट्स याद रखो, क्यों वो मतलब फेल हो गया। देन इसके बाद न्यूलैंड्स के लॉ, देन मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, देन अगेन मैंडलीव का लॉ, मैंडलीव का पहला लॉ, फिर मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, फिर इसका मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल जो हेनरी मोजले ने बनाया था। तो हेनरी मोजले के अंदर उसका मैरिट्स ही बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंडलीव इसलिए फेल हुआ क्योंकि मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल में पता चला, आप सभी को पता है, सबसे पहले एटॉमिक मास के बेस पे सभी टेबल बनाए जा रहे थे, पर जो हेनरी मोजले है उसने एटॉमिक नंबर के बेस पे बनाया था। तो यही चीजों का डिफरेंस है, और उसमें 3-3 4-4 मैरिट्स एंड डीमेरिट्स याद रखो। किसी में 2-2 दिया हुआ तो बस 2-2 याद रखो, बस इतना ही करना है। और लास्ट में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बाद एटॉमिक रेडियस, और इसके बारे में भी दिया हुआ है, ये इधर है, ये कहाँ गया, हाँ ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये प्रेडिक्ट ट्रेंड्स के अंदर वैलेंसी का डेफिनेशन याद रखो। देन वैलेंसी कहाँ इंक्रीज हो रही, कहाँ डिक्रीज हो रही। देन एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड होता है। ओके, एटॉमिक साइज ये वाला, ये रेशियो याद रखो। यूनिट क्या होता है एटॉमिक रेडियस का, पिकोमीटर, ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। देन इसके मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बस ये 6 पॉइंट याद रखो, बस हो गया आपका, कुछ नहीं है इतना, जितना बता रहा हूं बस उतना पढ़ के रख लो। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सबसे सिंपल चैप्टर। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन। ओके, केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन के बाद केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन, देन राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, इस पे मैंने बताया है, 6 पॉइंट आपको बना के दिए बहुत सिस्टमैटिक वे में। देन इसके बाद आगे चले हम, देन बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, एकदम सिंपल सा, नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इज सेम एज नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड, अगर सेम नहीं है तो अनबैलेंस इक्वेशन। फिर इसका ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नहीं आएगा सब। देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको बताया हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद रखो, उसका एक रिएक्शन बस। फिर इसके बाद
डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद रखो, उसका एक बस केमिकल रिएक्शन। देन इसके बाद हम जो आगे करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसका डेफिनेशन और एक रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इतने सिंपल तरीके से बनाया कि आयंस क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज होके वो क्या बनाते हैं, प्रिसिपिटेट बनाते हैं। इसका वाला प्लस उसके पास चला जाता है, उसका वाला प्लस इसके पास चला जाता है, तो ये जो एक्सचेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलरेडी बताया मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया है। इसके बाद एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ओनली डेफिनेशन, और बस एक रिएक्शन अगर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो भाई पहले डेफिनेशन याद रखो। ओके, फिर इसके बाद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने बताया है, मैं ये वाला ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये जो टोटल मिला के नेचर और रिएक्टेंट साइज ऑफ पार्टिकल, इसके अंदर जितना लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ना है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर से बता रहा हूँ, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, टोटल 5 कैटलिस्ट ये दिया हुआ, इसको कैसे पढ़ना है ये प्रदीप सर ने बताया, बस पांचों के पांचों पॉइंट को कंप्लीट करना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन तो आपको आना चाहिए, साथ में ये भी पहचानने आना चाहिए कि कौन से कंडीशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से कंडीशन में रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कब होगा, आप सभी को पता है कि जिस भी केस में, जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन किया जा रहा है या तो हाइड्रोजन को लूज किया जा रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या होगा, जिस भी कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन को गेन किया जा रहा है या तो दोनों में से एक, दोनों में से एक या तो दोनों भी, जिस भी केस में रिडक्शन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन को गेन किया जा रहा है, सॉरी हाइड्रोजन को गेन किया जा रहा है एंड ऑक्सीजन को लूज किया जा रहा है, वो हमारी रिडक्शन। और जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद अगर मैं बात करूं, फटाफट आप लिखते जाना, कोरोजन, कोरोजन का ओनली डेफिनेशन और नीचे का छोटा सा जो रिएक्शन है वो, और रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का क्या प्रोसेस है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं आप सभी को पता है। सिंपल सा फूड स्टॉप जिसके अंदर जो ऑयल से बना रहा है, घी से बना रहा है, उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है जब हम उसको क्या लॉन्ग टाइम जब हम बाहर निकालते हैं और खुले में हम रख देते हैं तो किसके साथ रिएक्ट हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो रेंसिड हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। बस इतना ही। और इसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, उसको टाइट कंटेनर में रखते हैं। तो इतने पॉइंट्स इसको पढ़ना, दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट याद रखना। और एक चीज ये आपको जरूर बाहर रखना है, ये वाला बहुत बार पूछा गया है भाई मेरे दोस्त। क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा है, पेन क्यों नहीं चल रहा है? पेन नहीं चल रहा है तो मुझे इसी बताना पड़ेगा। तो भाई ये वाला, ये जो है इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना। मेरा पेन नहीं चल रहा समझ लो, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, मतलब मुझे परेशानियां बहुत दी जा रही कि मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ। देन इसके बाद भाई हम बात करते हैं 4th चैप्टर, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ज्यादा मारा मारी है इसको, बहुत ज्यादा। सर ये कैसे होगा सर, बहुत डरावना। ये मैंने इस पे 2 वीडियो बनाया हुआ है। एक वीडियो मैंने इलेक्ट्रिक जनरेटर, ओके, इलेक्ट्रिक मोटर सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों वीडियो मैंने बनाया हुआ है। और दोनों वीडियो के अंदर मैंने, और एक वीडियो में मतलब इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक में मैंने इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर बताया और एक में बाकी चैप्टर को मैंने बताया। इस तरह से मैंने 2 वीडियो में इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। दोनों वीडियो में लगा दूंगा, आपको पता चल जाए क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर चलो पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, ओके, कभी कभार ये दिया रहता है, इससे रिलेटेड आ जाता है, वैसे ना के बराबर है, तो इसको इतना टेंशन मत लो। आगे हाँ, ये जो बल्ब है ना, ये जो है ना, इसको बस पढ़ के रखो, ये वाले पॉइंट्स को, ये वाला पॉइंट्स को, कॉइल एंड कॉइल, ये सोलोनाइट टाइप को पढ़ के रखो, क्योंकि इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट के कारण जो चीजें चेंज होती है, जैसे हमारा बल्ब है क्यों ग्लो होता है, बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो ये वाला, ये बल्ब के डायग्राम को पढ़ के रखो, ये डायग्राम को पढ़ के रखो, प्लस इसमें लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, ये वायर के बारे में पढ़ के रखो। ओके, कितना हम दो मतलब लाइव, मतलब ये जो ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, ये हम दो, ये वायर के बीच में कितना वोल्टेज रखते हैं, ये भी। यार मेरा ये नहीं चल रहा है यार, क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा है, गड़बड़ हो गया, मूड खराब हो गया। चलो ट्राई करते हैं, कंप्लीट ही करेंगे। तो 220 वोल्ट, ये वायर लाइव एंड न्यूट्रल के बाहर, न्यूट्रल जो हमारा दिया हुआ है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, इनके बीच में हम जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, समझ में आया? तो ये आपको याद रहना चाहिए, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। अर्थिंग का क्या काम होता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। ओके, लाइव एंड न्यूट्रल और अर्थिंग, ये तीनों चीज आपको पता रहना चाहिए, बस इतना ही। मेरा मूड खराब हो गया, ये मैं स्किप तो नहीं करूंगा। चलो इसके बाद आगे,
ये कभी कभार डायग्राम आ जाता है, इसमें यही दिया हुआ है कि जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसी से रिलेटेड है, इसके अंदर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बस ये डायग्राम देख के आप पढ़ सकते हो। देखो ये थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, एंड जो ये कर्ल फिंगर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यही हमारा राइट हैंड थंब रूल। बस इसको देखे, इमेजिंग वी आर होल्डिंग अ कंडक्टर इन अवर राइट हैंड, राइट हैंड में हमने क्या क्या कंडक्टर को होल्ड करके रखा है। तो जो थंब है वो इंडिकेट क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड कर्ल फिंगर इंडिकेट क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना ही, बस इतना ही मेरे दोस्त याद रखना। और इसके अंदर थोड़ा ये पॉइंट याद रखना, ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, ये वाला कि कब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाता है, कब बड़ा हो जाता है, कब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। बस ये कभी कभार मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के रिलेटेड हमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो आता है ना, ये डायग्राम देके तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आ जाता है। बस इसको थोड़ा बहुत पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब सोलोनाइट का डेफिनेशन याद रखना है। सोलोनाइट किसकी तरह दिखता है, इसके अंदर सभी वो वीडियो के अंदर मैंने बताया है, वीडियो के अंदर मैंने पूरा क्लियरली किया सोलोनाइट क्या। सोलोनाइट सिंपल सी बात है यार, वायर को क्या करो, एक किसी वायर को हम क्या करते हैं, ऊन करते हैं, मतलब ऐसे गोल 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 जो घुमा देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलोनाइट बोलते हैं। और जब इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से सोलोनाइट पे बनता है, इस तरह से। और इसके अंदर ये भी याद रखो, जो करंट है, जो मतलब हमारा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये हमारा नॉर्थ टू साउथ, ये आपको याद रहना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ। देखो यहाँ से जाके फिर कहाँ जाएगा, साउथ। तो ये सब पॉइंट्स देखो यहाँ लिखा हुआ है, सोलोनाइट एक्ट एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड अदर मैग्नेटिक साउथ पोल। एक इस सोलोनाइट के अंदर एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। और इसके अंदर मैग्नेटिक मतलब ये सोलोनाइट के अंदर सभी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। बस इतना याद रखना, और बाकी क्या है, कुछ नहीं है इसके अंदर भाई। और ये सभी काम हमें नीचे आने वाला है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर हम ये बोलेंगे कि हमने कंडक्टर को लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड में पकड़ने का तो बस ये याद रखो, थंब क्या इंडिकेट करता है, कंडक्टर के ऊपर फोर्स, ओके। इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। ये याद रखना है, बस ये याद, इतना बड़ा पढ़ने नहीं बैठ रहा है, बस ये याद रखना कि थंब, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फ्लेमिंग ने क्या बताया था कि ये जो थंब है क्या इंडिकेट कर रहा है, फोर्स, जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स पड़ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है। दूसरा वाला जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। बस इतना याद रखो। नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर देन इसके बाद गैल्वानोमीटर। तो बस आपको याद रखना है कि गैल्वानोमीटर किस लिए यूज होता है, बाकी कुछ नहीं, इसके बारे में इतना कुछ नहीं डायरेक्ट। ये अब देखो फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। हाँ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में बस ये इतना, बस ये याद रखो कि कौन सा क्या है, ये कर लो। देखो, थंब इंडिकेट द मोशन ऑफ अ कंडक्टर, ओके। कंडक्टर का जो मोशन है उसका डायरेक्शन इंडिकेट करता है, कहाँ वो मोशन कर रहा है। देन इसके बाद ये वाला जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब इसके अंदर इंड्यूस वर्ड क्यों यूज किया जाता है, ये तो मैंने आपको समझाया हुआ है, मैंने जो दे रहा हूँ नीचे उसके अंदर मैंने समझाया कि इसके अंदर इंड्यूस करंट, चलो बता ही देता हूँ। इंड्यूस करंट क्यों, क्योंकि इसके अंदर भाई करंट को बनाया जाता है, जो हम मतलब अंदर रोटेशन करवाते हैं ना, जो हम मोशन करवाते हैं, और उस मोशन के कारण जो रोटेशन हो रहा है अंदर, रोटेशन हो रहा है, उस रोटेशन के कारण वायर के अंदर करंट जनरेट होता है। इसीलिए इस करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट, ओके। तो एसी एंड डीसी सर्किट के बारे में, एसी एंड डीसी में दोनों में पता डिफरेंशिएट आएगा, दोनों के बीच डिफरेंस बिटवीन आने वाला, दो पॉइंट बस याद रखो, बाकी कुछ नहीं। और ये चाहिए तो हाँ, ये ग्राफ याद रखो कि किसका ये वाला ग्राफ किसका, ये वाला ग्राफ किसका है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में आपको नीचे पूरा मिल जाएगा, बस वैसे ही याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है, ओके। तो ये हो गया हमारा 4th चैप्टर। अब बात करते हैं 5th चैप्टर की बात में, लेटेंट हीट। देखो, सबसे पहले लेटेंट हीट का डेफिनेशन इसके अंदर याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये जो दिख रहा है, ये दोनों डेफिनेशन। देन इसके बाद रेजुलेशन क्या होता है, वो ये वाला, इधर किधर गया भाई, किधर गया, हाँ ये वाला, यहां से यहां तक, ये वाला, जो वायर आर पार हो जाता है ना, वायर आर पार होने के बाद भी फिर भी वो हमें जो आइस स्लैब होता है वो ज्वाइंट ही दिखता है, कब ब्रेक हुआ दिखाई नहीं देता है, यही तो रेजुलेशन है। आपको पता है ना, जैसे प्रेशर हम क्या करेंगे, हम किसी मतलब आइस क्यूब पे हम प्रेशर जब बढ़ा देते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, यही तो हमने पढ़ा था। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम लोअर देन 0 डिग्री ड्यू टू प्रेशर। जैसे हम प्रेशर बढ़ा देते हैं
तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जीरो से भी कम हो जाता है, जीरो से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम वो स्ट्रिंग के कारण प्रेशर ही तो दे रहे हैं, ये डायग्राम भी बना दोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो जैसे हम प्रेशर को फिर से रिलीज, प्रेशर जब मतलब वायर जब नीचे चला जाता है तो प्रेशर रिलीज हो जाता है, जैसे ही प्रेशर रिलीज हो गया तो फिर से वो वापस ज्वाइंट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कितना रहता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे क्या होता है, वो जो लिक्विड मतलब प्रेशर के कारण जो लिक्विड बन गया था, प्रेशर के कारण जो लिक्विड बन गया था फिर से वो आइस क्यूब बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि उस समय भी टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है, क्योंकि वो तो हमने प्रेशर डाल के उसको मेल्ट किया था ना, तो प्रेशर जैसे ही कम हो गया फिर से वो जो लिक्विड बना है फिर से क्या बन जाता है, वो आइस क्यूब बन जाता है। तो बस इतना सा याद रखना है, ये वाला बस यहां से यहां तक। देन एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से, हाँ ये यहाँ से यहाँ तक आप सभी को पता है 0 to 4 डिग्री, 4 डिग्री पे क्या होना चाहिए, आप सभी को पता है कि ये 4 डिग्री पे क्या होना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए। बढ़िया, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उल्टा ही होता है। 4 डिग्री पे क्या होना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए, पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। 0 डिग्री पे उल्टा होता है, 0 डिग्री पे क्या होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था पर एक्सपांड हो जाता है, इसीलिए तो वहां आइस क्यूब बनता है, और इसी को हम एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। तो इसको बस इतना ही पढ़ना है। देन हॉप सेपरेटर, ये पूरी तरह से ध्यान रखना है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको ऑपरेटर दिया रहेगा तो ऑपरेटर बनाने के लिए देंगे, तो इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे, कौन से बेस पे कहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहता है, कहाँ टेम्परेचर कम रहता है। और ये देखा जाए तो इसमें ही आपको दिख रहा है फ्रीजिंग मिक्सचर में क्या क्या हमने यूज किया हुआ है। ओके, फ्रीजिंग मिक्सचर में हमने क्या क्या यूज किया, ये किस बेस पे है, ये सब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा। फिर ड्यू पॉइंट में ये देखो, ये वाला डेफिनेशन जो बहुत बार बोलते हैं लोग, ये ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी का ये डेफिनेशन। देन इसके बाद ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये वाला डेफिनेशन। ये परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये वाला, ये याद रखोगे तो परसेंटेज रिलेटिव डेफिनेशन जो ऊपर दिया हुआ ना, ये अपने आप पढ़ लोगे। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखोगे तो ये वाला कभी कभी डेफिनेशन भी आता है परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो इससे ये भी है, तो ये वाला याद रखो, नीचे वाला ऊपर वाला अपने आप हो जाएगा। हाँ, ये आपको याद रहना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब रहता है, जब ड्यू पॉइंट 100% रहता है। अगर मोर देन जो रिलेटिव जो हम फाइंड कर रहे हैं, ये जब हम रेशो जब निकालेंगे, अगर हमारा रेशो 60% 60 पर मोर देन 60% से ज्यादा हो जाता है तो एयर को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिड बोलते हैं। अगर लेस देन 60% है तो एयर कैसा, ड्राई है, एयर कैसा ड्राई है, तो ये याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आपने वो देखा होगा, देखो आपको याद होगा कि जब कोई फ्लाइंग प्लेन होता है, जब प्लेन उड़ता रहता है तो उसके पीछे टेल बनता है, मतलब पूछ जैसा दिखाई देता है, वो क्यों होता है, वो कभी कभार अपने को गिव रीजन आता है, तो वो इसका आंसर यही दिया हुआ है। देन यूनिट याद रखो हीट का, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हर जितने भी मटेरियल होते हैं हर मटेरियल की हीट कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, उससे रिलेटेड एक दिया हुआ, इसमें दिया हुआ आयरन, कॉपर और लीड। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है, ये डायग्राम बनाओ और बिना पढ़े आप समझ सकते हो कि किसने ज्यादा हीट को एब्जॉर्व किया हुआ है। इसने ज्यादा हीट को एब्जॉर्व किया तो ही तो ज्यादा मेल्ट कर पाया, इसने हीट को कम एब्जॉर्व किया इसलिए इसके कंपैरिजन में ये कम इसको क्या कर पाया, मेल्ट कर पाया। लीड ने सबसे कम एब्जॉर्व किया था, क्योंकि तीनों को हमने कहाँ डाला था, एक कंटेनर में, एक पानी में डाला था जिसमें हमने मतलब बॉईल किया था, और तीनों ने हीट एब्जॉर्व किया। तो सबसे ज्यादा हीट किसने एब्जॉर्व किया था, आयरन ने। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सबकी हीट कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। और ये वाला फॉर्मूला, ये हीट एब्जॉर्ब बाय ऑब्जेक्ट एम सी डेल्टा टी, एम मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी मतलब स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और हीट एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, हीट लॉस बाय द ऑब्जेक्ट, दोनों का फॉर्मूला एक जैसा ही रहता है पर चीजें अलग अलग होती है। अब हीट एक्सचेंज, ये कंडीशन मैंने बताया हुआ है, सब वीडियो नीचे आ जाएगा मेरे दोस्त। ओके, इस तरह से अगर आप करोगे तो ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा, ये 5 चैप्टर इस तरह से बस इतना करना है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जैसे मैंने 3rd चैप्टर बोला उसकी तरह ये जो हमारा 6 और 7 चैप्टर, ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखो 2, देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन, देन इसका ये 1 2 3, इसको देख के याद करो। ओके, इसको देख के व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट्स बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। जब क्या हो रहा है, लाइट सुनो, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, इट्स बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और वही लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। ओके, और इसके अंदर जब लाइट हमारी बाउंड्री 2 मीडियम के बाउंड्री पे रहती है तो लाइट कहीं बैंड नहीं होती, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। तो बस ये डायग्राम देख के अपने हिसाब से लिख सकते हो। देखो लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है, बैंड हो जा रही है, जब डेंसर से रेयर में आ रही है तो अवे दूर चली जा रही है, और जब दोनों बाउंड्री से लाइट सीधे पास हो रही है तो कहीं भी उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो और ये हमारा मिराज के लिए, मिराज का बस डेफिनेशन याद रखो, ये वाला।
और कभी कभी ये कंडीशन आ जाता है, हमें पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड बस ये चीज़ थोड़ा बहुत याद। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वाई स्टार ट्विंकल और प्लैनेट क्यों ट्विंकलिंग नहीं करते, ये वाला। डिस्पर्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन। ओके, आप सभी को पता है कि जो लाइट है बहुत सारे कंपोनेंट कलर में, 7 कंपोनेंट कलर में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है जब किसी मीडियम में से पास हो रहा है। जब किसी मीडियम में से पास होने के बाद वो नंबर ऑफ कलर में लाइट में स्प्लिट हो जाता है। ओके, कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जैसे ये देख रहे हो, ये 7 कलर में स्प्लिट हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि पहले देखो कुछ पार्शियली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये देखो लास्ट में, ये लास्ट वाला ही कंडीशन बता देता हूं मैं, बाकी तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यहां मैं बस बता रहा हूं क्या क्या आपको पढ़ना है। लाइट गई, स्ट्रेट गई, लास्ट वाले कंडीशन में जब क्रिटिकल, ये वाला कंडीशन, ये द वैल्यू ऑफ आर बिकम इक्वल टू 90 डिग्री, जब आर 90 डिग्री हो जाएगा तो उस वैल्यू उस कंडीशन के आई को हम क्या करते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब जब ये वाला रिफ्रैक्टेड रे, जब रिफ्रैक्टेड रे की वैल्यू 90 से भी ज्यादा हो जाए तो वो लाइट सेम टू सेम उसी मीडियम में वापस आ जाती है। ये मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाती, जब टकरा के वापस जिस मीडियम में उसी मीडियम में वापस आ जाए तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखो लाइट गई और टकरा के वापस इसी मीडियम में आ गई, ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले कंडीशन में क्या हो, कुछ लाइट पार्शियली बाहर जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, फिर से रिफ्रैक्ट होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ऐसे एंगल बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन आएगा जिसमें जो हमारा रिफ्रैक्टेड रहे वो 90 डिग्री का हो जाएगा, जिसमें 90 डिग्री हो गया उसमें आई को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और अब ये 90 के बाद और बैंड होकर डायरेक्ट ही सेम मीडियम में वापस आ जाएगा, और सेम मीडियम में आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब रेनबो का कंडीशन, रेनबो में सभी चीज होता है, डिस्पर्शन भी होता है। डिस्पर्शन क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट है जब उस मतलब कि ड्रॉप में से पास होती है, वाटर के ड्रॉपलेट में से पास होती है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है, इसीलिए इसके अंदर डिस्पर्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। ओके, देखो यहाँ लिखा है, इट इज अ कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब लाइट देखो बैंड होके वापस सेम मीडियम में वापस आ गई, तो इसीलिए क्या हो गई, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब बैंड हो गया वापस सेम मीडियम, पूरे का पूरा लाइट आ जाना। ओके, तो बस इसमें इतना ही पढ़ना है। लेंस में ये सभी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ये सभी का डेफिनेशन, फोकल लेंथ का डेफिनेशन। देन इसका ये तीनों कंडीशन इसको देके देखो, इंसिडेंट रे आया कहाँ से पास होगा, फोकस पे से। जब फोकस पे से आ रहा है तो कैसे पास हो जाएगा, पैरेलल टू इंसिडेंट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगी तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास हो जाएगा, फोकस पे से। और जब इंसिडेंट रे फोकस पे से आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे किसको पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा। और जब ऑप्टिकल सेंटर पे से पास हो रहा है तो उसका कहीं रिफ्लेक्शन कहीं नहीं होगा, वो स्ट्रेट विदाउट डिविएटेड, मतलब कहीं चेंज हुए, उसकी डायरेक्शन चेंज किए हुए उसी डायरेक्शन में सीधे चला जाता है। जब देखो सीधा आ रहा है तो टेढ़ा हो गया, जब टेढ़ा आ रहा है तो सीधा हो रहा है, मतलब जब फोकस पे से आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो क्या हो गया, फोकस पे से पास हो गया। बस ये 3 याद रखना। और जब ऑप्टिकल सेंटर पे से पास हो रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इस तरह से। बाकी यहाँ ये साइन कन्वेंशन बस इसको कि ऊपर वाले को प्लस लेंगे, नीचे वाले को माइनस लेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा कौन से साइड रहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। ऑब्जेक्ट हमेशा कौन से साइड रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में, याद रखना है। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ओके, ये सभी चीज़ें अपवर्ड साइड में तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड साइड में है तो नेगेटिव। ओके, ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें मैंने बताई है, ये देखो यार। और सेम टू सेम 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बस इतना। या तो इस तरह डिस्टेंस के फॉर्म में, डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, V/U। देखो हमने मिरर का 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद होगा, बस वो याद होगा। बस यहाँ वो हमारा मिरर था, यहाँ लेंस है, तो थोड़ी चीज़ें बस चेंज हुई है। तो हाइट ऑफ द इमेज S2/H1, और यहाँ मिरर में माइनस था, यहाँ लेंस में माइनस नहीं है, V/U है। हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन इसके पावर ऑफ द लेंस इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और पावर का जो यूनिट होता है वो याद रखना, डायप्टर कैपिटल D। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ, सभी फोकल लेंथ को प्लस करके एक जो टोटल रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ, एक ये।
देन ये आइस, ओके, आइस ये आपको बनाने आना चाहिए, इस पे सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ये आइस किस तरह से बनाते हैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया, सब हम लगा देंगे नीचे, ओके। और ये मायोपिया हाइपर माइट्रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। देन इसके यूजेस ऑफ कॉनकेव, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सभी के यूजेस और थोड़ी डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हो, पर यूजेस बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, सभी का यूजेस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, ओके, सभी के यूजेस आपको याद रहने चाहिए। अब मेटलर्जी, मेटलर्जी भी काफी बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा टेंशन है, बट पता नहीं क्यों टेंशन है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ कहाँ क्या पढ़ना है। रेजिस्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ये याद रखना है, ये डायग्राम याद रखो। इसके अंदर हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, देन लेस रिएक्टिव, ओके, हाई, मीडियम एंड लेस, ये तीनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए, और ये याद रखें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ये वाला। तो द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ओके। जो अरेंज कर रहे हैं हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसी को हम क्या रिएक्टिविटी सीरीज, और साथ में ये तीन कंडीशन, हाईली, मॉडरेटली एंड लेस, ओके, मॉडरेट लेवल पे, हाई लेवल पे एंड लेस लेवल पे, बस ये तीन। और बाकी रिएक्शन अभी नहीं करोगे तो चलेगा, रिएक्शन मैं लास्ट में बताऊंगा। रिएक्शन पहले जो बता रहा, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज याद कर लो, 2-3 आयनिक कंपाउंड क्या होता है वो याद कर लो, ओके। देन इसके बाद यहाँ से मेटलर्जी का डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। मेटलर्जी का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड ओर का डेफिनेशन, देन इसके विल फ्लैट टेबल मेथड। आप देखो लोग ये इतना बड़ा बड़ा देख के डर जाते हैं, इससे रिलेटेड भी प्रदीप सर ने वीडियो बनाया, विल फ्लैट टेबल मेथड। ये डायग्राम याद रखो, इस डायग्राम को देख के प्रोसेस ओवन वर्ड में लिखो, पूरे मार्क्स मिलते हैं। फिर सबसे पहले इसका लिखने का किस बेस पे है, किस बेस पे इसको बनाया गया है, तो आप सभी को पता है, दिस सेपरेशन बेस ऑन अ ग्रेविटेशन। कौन से बेस पे, ग्रेविटेशन पे। तो पहला पॉइंट ये हो जाता है। फिर इसको देख के इसके अंदर देखो ये जितने प्रोसेस है ना, उसको लिखने का तरीका होता है, ऑपरेटर लिख दो, प्रिंसिपल लिख दो, कौन से प्रिंसिपल बेस है, देन वर्किंग लिख दो, देन कंक्लूजन लिख दो कि हमें फाइनली रिजल्ट क्या मिला, देन डायग्राम। इसमें अगर 1-2 पॉइंट आपका मिस भी हो जाएगा ना इस तरीके से, तो भी आपके कट नहीं होने वाले। फिर हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, इसका डायग्राम, और जो मैंने तरीका बताया, सबसे पहले प्रिंसिपल किस बेस पे आप सभी को पता है, ये भी ग्रेविटेशन बेस पे। देन इसके बाद इसके अंदर क्या क्या यूज, हमने ऑपरेटर क्या क्या यूज किया हुआ है, देन डायग्राम, देन वर्किंग, देन कंक्लूजन, इस तरह से इसको लिखने का। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, डायग्राम सेम टू सेम, ओके, क्या क्या यूज किया हुआ है इसमें, नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिलता है, देन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट कलेक्टर के अंदर हमें एक में मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट मिलता है, एक में नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट मिलता है। फिर एक हमने मैग्नेटिक रोलर यूज किया, एक नॉन मैग्नेटिक रोलर यूज किया है। फिर पाउडर और हम यहाँ से जब डालते हैं तो ये क्या होता है, ये हमने ये जैसे जैसे रोलर घूमता रहता है, तो ये जो है इसके अंदर जो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट होगा, नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट वो यहाँ गिर जाएगा, और मैग्नेटिक रोलर होने की वजह से, ये मैग्नेटिक रोलर होने की वजह से ये इसके साथ स्टिक होगा, स्टिक होने के साथ ये यहाँ तक आएगा, और जहाँ जहाँ मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा वहां ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये जो इसके अंदर नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है वो तो इसके साथ चिपकेगा नहीं, तो यही डायरेक्ट गिरेगा, वो तो स्पीड से आएगा, क्योंकि कोई भी चीज होता है अगर गोल गोल घुमाओगे तो ऐसे आगे गिरता है, तो इसके अंदर ये तो इसके साथ चिपक नहीं रहा है, तो ये आगे गिरेगा। और जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट होगा इसके साथ चिपका रहेगा, जहां तक मैग्नेटिक पावर रहेगा वहां तक चिपका रहेगा, जैसे मैग्नेटिक पावर खत्म हुआ वो नीचे गिर जाएगा। तो जहां तक बेल्ट का इसके साथ कनेक्शन है वहां तक चिपका रहेगा, और जहां नहीं है वहां गिर जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। और साथ में ये भी लिख सकते हो कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं इसको सेपरेट करें, स्टेनिक ऑक्साइड, ओके, और फेरस टंगस्टन, ये दोनों याद रखना, लास्ट में यूज हम कर सकते हैं कि हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट करते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट होता है और नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट होता है। देन फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में ये डायग्राम में जो प्रोसेस फिर से बताया, प्रिंसिपल, ऑपरेटर जो यूज किया आपने, देन वर्किंग, देन डायग्राम, देन कंक्लूजन, बस। लिचिंग का तो आप एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में भी वही चीज पढ़ोगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम भी बड़े क्वेश्चन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम, ये थोड़ा बहुत याद कर लो क्योंकि लिख सकते हो। फिर एल्यूमिनियम कैसा फ्री स्टेट में पाया जाता है, कि फ्री स्टेट में पाया जाता है या कंबाइन स्टेट में पाया जाता है, आप सभी को पता है। ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता, कंबाइन स्टेट में मिलता है। इसके ओर को बॉक्साइड बोलते हैं, ये आप सभी को पता है। फ्री स्टेट में नहीं मिलता, ये बॉक्साइड ओर होता है पहले, बॉक्साइड के बाद हम इसको एल्यूमिना बनाते हैं, एल्यूमिना के बाद देन एल्यूमिनियम बनता है। ये भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया सेपरेट, तो सभी मिलेगा आपको नीचे। तो इसमें 2-4 पॉइंट लिख दो कि कितना परसेंट एल्यूमिना होता है, फिर हम उसको सेपरेट करते हैं, उसके अंदर और क्या क्या मिलता है, कचरा, सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, क्या क्या रहता है। उसके अंदर 2 प्रोसेस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बेयर प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेयर प्रोसेस या हॉल मेथड, बेयर प्रोसेस या हॉल प्रोसेस, ये दोनों में से एक आता है।
और दोनों चीजें मैंने बताई है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बेयर प्रोसेस एंड होल प्रोसेस। होल प्रोसेस, आप बेयर प्रोसेस भी याद रखोगे तो भी होल प्रोसेस कहां से चेंज होना ना, बस ये रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन याद रखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किस तरह से याद करना है ये मैंने बताया हुआ, वीडियो मिलेगा नीचे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहा है। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, ये जो हमें एल्यूमिना मिल गया है, अब इसको इसमें से सेपरेट करके हमें क्या बनाना है, एल्यूमिनियम बनाना है। एल्यूमिनियम बनाना, क्योंकि फाइनली हमें बॉक्साइड से एल्यूमिनियम बनाना, तो बहुत इंपॉर्टेंट। देन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में उसका रिएक्शन। और बाकी कोरोजन ऑफ मेटल, देन प्रिवेंशन, गैल्वेनाइजिंग हो गया। देखो इसके अंदर के जो मेन पॉइंट है, गैल्वेनाइजिंग में किसको किसे सेपरेट किया जाता है, वो बस इसके अंदर क्या यूज किया जाता है बस उतना ही याद रखो। देन टेनिंग में टेन आप सभी को पता है, कलई प्रोसेस आपको पता। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग में बस इसको देख लोगे, थोड़ा पढ़ लोगे, इसको समझ लोगे, अपने आप याद हो जाएगा। तो एनोडाइजिंग, ये सभी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एलॉइंग, ये सभी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत बार तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रोंज मेडल में, ब्रोंज में कितने होते हैं, ये आपको पता है। ये देखो, ये कहाँ है, कहीं होगा यहाँ। हाँ, अलॉयज का डेफिनेशन, अलॉयज का डेफिनेशन। फिर इसका ये देखो, हाँ, ब्रोंज इज एन अलॉयज फॉर्म फ्रॉम 90% ऑफ कॉपर एंड 10% ऑफ टीन। ये याद रखो, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, बहुत बार पूछा जाता है। इट इज एन अलॉयज मेड फ्रॉम 74% ऑफ आयरन। हाँ, ये एसएस ओके अफेक्टेड, ये ब्रोंज स्टैचू do not get affected by sun and rain. Stainless steel does not get stained with air or water and also does not rust. It is an alloy made from 74, हाँ, ये एसएस के बारे में 74% ऑफ आयरन, 80% ऑफ क्रोमियम एंड 8% ऑफ कार्बन। ये आपको ये आता है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा स्टेनलेस स्टील में कितना परसेंट आयरन का, कितना परसेंट क्रोमियम का, कितना परसेंट कार्बन का है। फिर ब्रोंज में कितना परसेंट, ब्रोंज में पूछा जाता है कितना परसेंट ऑफ कॉपर है, कितना परसेंट ऑफ टीन है। कॉपर और टीन दोनों पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। देन इसके बाद कार्बन कंपाउंड का बस मैंने, मुझे लगता है 20 या 25 मिनट का वीडियो बनाया है। वो 20 और 25 मिनट का आपने वीडियो देख लिया, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके अंदर 1 मार्क्स, मैंने इसके बारे में अभी हाल में ही वीडियो बनाया हुआ है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है मैंने बताया हुआ, तो फिर से मैं उसको, क्योंकि अभी 10 दिन पहले वीडियो बनाया, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ओके, अब सबसे लास्ट जो हमारा आता है, लास्ट वाला चैप्टर, स्पेस मिशन। स्पेस मिशन के बारे में एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, स्पेस मिशन ओनली 21 से करो, 19 से करो। 19 से करोगे तो आपको जो इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने का टेंशन है ना, कि क्या इंपॉर्टेंस है, कितना पढ़ूं कितना ना पढ़ूं, हर में से 2-2 3-3 पॉइंट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में क्या, बस उसमें 2-2 4-4 पॉइंट उसके कवर कर लोगे ना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हायर अर्थ ऑर्बिट का रेंज कितना है, मिडियम अर्थ ऑर्बिट का रेंज कितना, लो अर्थ ऑर्बिट में कौन रहते हैं, फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रेंज याद रखो, फिर किसको मीडियम अर्थ में रखा जाता है, किस सैटेलाइट को, किसी को ऑर्बिट में कौन से फंक्शन करने वाले सैटेलाइट को रखा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए बस। इसके बाद हमारा ये हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV। ओके, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV, मतलब अब इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, ये सैटेलाइट आता है बना के, और इसके सभी चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, लेवलिंग करना रहता है, ये आता है। तो ये सैटेलाइट के डायग्राम को बहुत अच्छा याद रखो। ओवरऑल मैं आप सभी को बोलूं कि इसके अंदर का आपने इसको देख लिया और अच्छे से समझ लिया, तो बहुत सारी चीजें आप इसको देख के लिख सकते हो। अगर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में आता है तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है, हम सैटेलाइट को कहाँ रखते हैं, लोगों को ये भी नहीं पता है कहाँ रखते हैं। तो सैटेलाइट कहाँ रखते हैं आपको दिख रहा है यहाँ। ओके, ये सैटेलाइट हम रॉकेट के ऊपर रखते हैं। और सैटेलाइट मतलब कि फिर ये इंजन कहाँ रहता है, उसमें कौन कौन से स्टेज पे कौन कौन सा फ्यूल रहता है, ये सभी चीजें बस इसको आप पढ़ लोगे तो इससे रिलेटेड आप पॉइंट बना सकते हो और पूरे मार्क्स मिलेंगे यार। पता नहीं क्यों डराया जा रहा है बच्चों को। स्पेस मिशन अवे फ्रॉम दैट, कौन कौन सा स्पेस, कौन कौन से मिशन हुए अर्थ, मतलब हमारे स्पेस से बाहर, अर्थ के बाहर, सॉरी अर्थ के बाहर कौन कौन से मिशन हुए, ये सभी चीजें। देन इसका मून मिशन में क्या क्या हुआ था, क्या हुआ था, इतना थोड़ा बहुत याद रखें, ज़्यादा इतना कुछ पूछा नहीं जाता। मार्स मिशन के बारे में क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, थोड़ी बहुत वो चीज़ें याद रखो। मैं देखो आपको यही बोलूँगा कि अगर इसको जल्दी खत्म करना, स्टेप डेब्रीज, आप सभी को पता जो कचरे हैं उनका उनको मैनेजमेंट किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से किया जाएगा, अभी तो कुछ ज़्यादा किया नहीं जा रहा है, और कितने पीसेस अवेलेबल, कितने पीसेस अभी पड़े हुए 2016 का जो रिसर्च हुआ उस अकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें, ये सब थोड़ा थोड़ा अगर चाहिए ना तो बोलो 15-15 20-20 मिनट में ना
आप पूरे के पूरे चैप्टर अच्छे से कर सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो। अगर आपने दिमाग से काम किया कि क्या क्या पढ़ना है तो करके अब आराम से खत्म। इसको 21 से कंप्लीट करो, मैं आप सही बोल रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 21 में दिया हुआ है, जो याद होता है 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट, इस तरह से याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर आपको डायग्राम रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा रहता है, इसलिए बस डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करो। अगर आपको अगर याद हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ है, क्या क्या हुआ है, कैसे वर्किंग हो रहा है, वो सब दिमाग में स्टोरी की तरह याद रखो, तो आपके लिए चीज़ें पढ़ना आसान हो जाएगा। नहीं पढ़ के जाने से अच्छा पढ़ना अच्छा है। ओके, नहीं पढ़ के जाने से अच्छा कुछ तो पढ़ना अच्छा है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना। इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके अंदर क्या कौन कौन से सैटेलाइट हमने लॉन्च किया है, किस किस सैटेलाइट्स के क्या क्या यूजेस हैं, ये सभी चीज़ थोड़ा थोड़ा याद रखना है। न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, पर एसके वेलोसिटी वाला ये वाला याद रखना। ओके, ये वाला। और नीचे वाला अगर आप कहोगे तो मैं वन शॉट वीडियो पूरे के पूरे फॉर्मूले पे बना दूंगा, पूरा फॉर्मूला, कितने फॉर्मूले याद रखने हैं। ओके, तो फाइनली गाइज यहाँ मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, शायद से आपको पूरा समझ में आ गया होगा और क्या क्या करना है। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद दोस्तों।